नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है एस क्लासेस में। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का प्रारंभ आज से हम व्हाइट बोर्ड पर करने जा रहे हैं। क्लियर है? व्हाइट बोर्ड पर आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास जो था उसका समापन लगभग हो चुका है, आंशिक मात्र ही बचा है, वो है सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। वो भी अपने अंतिम दौर में है। मैं उसको पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाऊंगा। कुछ ही ऐसे टॉपिक है जिनको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, बाकी वो थियरी वाला पोर्शन है और थियरी वाला पोर्शन आपको नोट्स से पढ़ाऊं ज़्यादा उपयुक्त है। लिखने के लिए बहुत चीज़ें लिखनी पड़ेगी मुझे। जो चीज़ मैं यहाँ समझाऊंगा वो चीज़ थियरी के माध्यम से भी आपको समझा सकता हूँ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब इंडियन जियोग्राफी को थियरी के माध्यम से समझाना, नोट्स के माध्यम से समझाना थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट होगा। इसलिए अब हम भारतीय भूगोल को सीधा व्हाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे। प्रश्न ये उठता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं ही क्यों, प्रारंभ यहां से क्यों? दरअसल ये विश्व भूगोल के अंतर्गत चला जाता है, पार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। लेकिन जब आप भारत की स्थिति पढ़ेंगे, ठीक है, जो पोजीशन है भारत की, जो कौन से गोलार्ध में है, किस हेमिस्फीयर में है, ठीक है, किस लैटिट्यूड पे है, लॉन्गिट्यूड, और बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे लोकेशन के अंतर्गत भारत की अब स्थिति के बारे में, तो वहां पर इन रेखाओं की चर्चा होगी। तो मैंने सोचा कि आप अक्षांश, देशांतर, ग्रीनविच रेखा, भारत की मानक समय रेखा IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ये सभी का अध्ययन आप यहीं पे कर लें, मैं ज्यादा उपयुक्त समझता हूं। और इनका अध्ययन आप निचले स्तर से लेकर आप उच्च स्तर तक करेंगे, ये मेरा वादा है। कोई भी प्रश्न यहां से इधर उधर नहीं होगा। लिख लीजिए, नोट लगा लीजिएगा 2000 रुपए का, ठीक है। इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री कैसी रही, कैसा लगा वो सब्जेक्ट, ये भी कमेंट करके बताएं। और आज हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। मैं जो एक एक शब्द बोलूंगा उनको आप अपनी नोट्स पर लिखेंगे, ये याद रखें, ठीक है। मैं रिपीट अब नहीं करूंगा कि आप क्या लिखें क्या ना लिखें, क्योंकि मेरे द्वारा कहा गया कथन या मेरे द्वारा बोली गई हर एक उक्ति को आप अपनी नोट्स पर छापेंगे, ठीक है। चलिए, इस क्रम में आज आप पढ़ेंगे अक्षांश रेखा। सबसे पहले आप यहां पर देखें, ये रहा आपका ग्लोब, ठीक है, ये ग्लोब है, ये पूरा अर्थ, पृथ्वी, ये स्टैंड है जिसपे एक ग्लोब टिका हुआ है, रखा हुआ है। ये लाइन आप देख पा रहे होंगे, रेड लाइन, ठीक है, ये अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है, ठीक है। आप देखिए, पृथ्वी थोड़ा सा झुकी हुई लग रही है। पृथ्वी एक सुई पर, ये मान लीजिए सुई है, क्या है? एक सुई है, और इस सुई पर पृथ्वी झुकी हुई लग रही है, ठीक है। सीधा ना रखा, मतलब सीधी नहीं है, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये लाइन, ये जो सुई है, यही एक्सिस है, ठीक है, अक्ष है, ठीक है। और पृथ्वी इसी अक्ष के चारों ओर क्या करती है? घूर्णन करती है। ये पृथ्वी है, ये, ठीक है, ये पृथ्वी इसी के चारों ओर क्या करती है? रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, ठीक है। मूवमेंट उसका उसी सुई पे होता रहता है। क्लियर है यहां तक? मतलब दूसरे शब्दों में कहें कि जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती रहती है, जिसे एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और याद रखिए, ये काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है और कुछ नहीं है, काल्पनिक रेखा है, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये पहला फैक्ट हुआ, अक्ष के बारे में आपने जाना। अब आप जानेंगे पोल, ध्रुव। यहां पे मैंने ब्लू पॉइंट किया है, जहां पर ये गोलार्ध, सॉरी, ये पृथ्वी है, पूरी अर्थ है, ग्लोब है, तो जहां पर अक्ष ग्लोब पर एंटर करता है, यहां से लेके यहां तक, ये जो दो पॉइंट हैं, ये क्या कहलाते हैं? पोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोल, ध्रुव कहलाते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हो गया नॉर्थ पोल, नीचे वाला हो गया साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो दूसरी परिभाषा अक्ष की ये होती है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है।
नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। क्लियर है, ये बात हो गई। चलिए अब आपसे ये पूछा जाए कि एक वन लाइन में आप ये बताइए कि ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है? तो पृथ्वी पर वो दो बिंदु, नोट्स में लिखिएगा, पृथ्वी पर वो दो बिंदु जिनसे होकर एक लाइन गुजरती है, एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है, या कहें अक्ष गुजरता है, या कहें एक्सिस गुजरता है। तो ऐसे दो बिंदुओं को पृथ्वी पर क्या कहा गया है? पोल कहा गया है, या कहा जाए ध्रुव कहा गया है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है ग्लोब के बारे में। ग्लोब में पृथ्वी की एक्सिस अर्थात अक्ष और पोल के बारे में मैंने बताया है। अब आप पढ़ेंगे, सीधा ले चलता हूं आपको अक्षांश रेखाओं पर। ठीक है, अक्षांश रेखाएं अर्थात लैटिट्यूड लाइंस। क्या? लैटिट्यूड लाइंस। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक किताब पर, एक पुस्तक पर इतने सारे नाम नहीं मिलेंगे आपको, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने उन नामों को एक साथ आपके दृष्टि पटल के सामने लाकर रख दिया है। बस बात है तो इसे छापने की, उसे अपने कॉपी पर लिखने की। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं को क्षैतिज रेखाएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा। समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, क्या रहा? ये रहा ग्लोब। ठीक है, पहला प्रश्न, नॉर्थ अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइन, ये लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। ये आपका ईस्ट है, पूर्व है। डायरेक्शन जियोग्राफी में हमेशा याद रखिएगा, पूरी जियोग्राफी डायरेक्शन बेस्ड ही है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन के तौर पर ये प्रश्न उठते हैं। तो ईस्ट हो गया, और यहां पर आपका वेस्ट हो गया, पश्चिम। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, डायरेक्शन पूछी जाए यदि आपसे कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर कैसे, किस दिशा में खींची गई हैं, ड्रॉ की गई हैं, तो वो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं। क्लियर है यहां तक? और ये लैटिट्यूड लाइंस ही क्या हैं? लैटिट्यूड लाइंस जो हैं यही अक्षांश रेखाएं हैं। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। पृथ्वी पर स्थित प्रमुख स्थानों को एक ही अक्षांश पर जो स्थान स्थित हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 20 डिग्री अक्षांश है, 20 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस है। क्या है? 20 डिग्री, 20 डिग्री अक्षांश है, ये अक्षांश रेखा है। और ये रेखा क्या करती है? इस पर जो रेखाएं, जो स्थान स्थित है, इन सबको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समानांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समानांतर रेखा या समांतर रेखा कहलाती है, पैरेलल लाइन। इसलिए इसे समांतर रेखाएं भी कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, दूसरा फैक्ट आप यहां से भी देख पा रहे होंगे, ये लाइन ऐसे जा रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं, इसलिए इन्हें समानांतर भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा फैक्ट, क्षैतिज रेखाएं। अब आप देख पा रहे हैं, क्या आपको वर्टिकल दिख रहा है? वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ये होता है वर्टिकल। ठीक है, वही मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये अक्षांश रेखाएं कैसी हैं? लेटी हुई रेखाओं को याद करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेटी हुई रेखा लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश। तो यहां पर अक्षांश रेखाएं आपको आप देख पा रहे होंगे कि ये क्षैतिज दिशा में है अर्थात हॉरिजॉन्टल है, ना कि वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल नहीं है, ऊर्ध्वाधर नहीं है, ये कैसी हैं? क्षैतिज रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल हैं। ठीक है, और इसलिए इन्हें क्षैतिज रेखाएं भी कहा जाता है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि अक्षांश रेखा, क्षैतिज रेखा, समानांतर रेखा भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, नेक्स्ट फैक्ट ये है कि अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अर्थात मान लीजिए ये अक्षांश रेखा और आके काट दे इसे, जी नहीं, अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, नहीं काटती हैं, या कहें नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, ये हमेशा पैरेलल लाइन होती है, समानांतर रेखाएं होती हैं। क्लियर है यहां तक? बताइए अगर क्लियर है तो। चलिए, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग क्या, मतलब किस चीज में प्रयोग होता है?
अक्षांश रेखाओं का यूज कहाँ होता है? तो याद रखिए, मान लीजिए कोई ग्लोब है और पृथ्वी है, कोई क्या पृथ्वी है हमारी, और ये 0 डिग्री क्या हो गया? अक्षांश हो गया। 0 डिग्री अक्षांश बोलिए या भूमध्य रेखा बोलिए, क्या बोलिए? भूमध्य रेखा बोलिए, या इसे विषुवत रेखा बोलिए, विषुवत रेखा बोलिए, या इसे इक्वेटर बोलिए, कुछ भी बोलिए, सारे एक ही नाम है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलिए, वही अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है, वही भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा ही इक्वेटर है। क्लियर है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से हमेशा याद रखिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जैसे ही ऊपर जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे, यहां पर होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। क्या होता है? उत्तरी अक्षांश, जिसे आमतौर पर नॉर्थ पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 90 डिग्री जो नदर्न लैटिट्यूड है या कहें उत्तरी अक्षांश है, इसे ही क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल। याद रखिएगा ये चीज, नाम बहुत ठीक है। 90 डिग्री इसे दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। अब ये क्यों कहते हैं आगे चर्चा बहुत विस्तृत करूंगा। ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे साउथ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं। तो जो अक्षांश रेखाओं का प्रयोग होता है वो ताप के निर्धारण में, या कहें ताप क्षेत्रों के निर्धारण में, या कहें ताप मंडलों के निर्धारण में। ठीक है, जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो ये ताप क्षेत्र पता चलता जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको बर्फ मिलेगी, क्या मिलेगी? बर्फ। यहाँ पर बहुत गर्मी मिलेगी, क्या मिलेगी? बहुत गर्मी मिलेगी। यहाँ पर गर्मी प्लस ठंडी दोनों मिलेगी। ठीक है, सेम चीज साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखिए ताप टेम्परेचर का कैसा प्रभाव पड़ रहा है और इसका निर्धारण कैसे होता है? अक्षांश रेखाओं से। ठीक है, ताप व ताप क्षेत्रों के निर्धारण में, ताप या कहें ताप क्षेत्रों के निर्धारण में, ताप क्षेत्रों के निर्धारण में, या कहें ताप मंडलों के निर्धारण में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और अब क्या बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है। इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन कहें या फिक्सेशन कहें, ठीक है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर रीजन। ठीक है, इसके फिक्सेशन में या कहीं डिटर्मिनेशन में ताप और ताप क्षेत्रों के, ताप मंडलों के निर्धारण में अक्षांश रेखाओं का यूज होता है। जैसे आप पढ़ेंगे, यहां पर आपको मिलेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या मिलेगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहां मिलेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब ये क्यों मिलेगा मैं बताऊंगा। ये मकर कहलाता है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कर्क रेखा कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो यहां का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये पूरा मान लीजिए, ये एक मकर रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, तो ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी, ऐसे ऐसे शब्दावलियां आएंगी। तो ये ताप क्रम के आधार पर नामकरण हुआ है, और ये नामकरण तापक्रम के आधार पर तो हुआ है, लेकिन तापक्रम कैसे डिसाइड हुआ? ये अक्षांश रेखाओं के द्वारा हुआ। ठीक है, आगे बहुत अच्छे से विस्तृत मिलेगा। मैंने बताया कि भूमध्य रेखा के पास इतनी गर्मी है, पोल के पास, जब पोल के पास आप पहुंचेंगे, ध्रुवों के पास, वहां बहुत ज्यादा ठंडी है। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाएं डिसाइड करती हैं, और ये सभी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं, वास्तविक रेखाएं नहीं है कि बिल्कुल हाँ खींची गई हैं। जी नहीं, ये ग्लोब पर खींची गई हैं, ड्रॉ की गई हैं, और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं। ठीक है, ये कोई वास्तविक लाइन या रियल लाइन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अक्षांश की रेखाओं के अंतर्गत आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहला, भूमध्य रेखा। क्या पढ़नी है? भूमध्य रेखा, अर्थात इक्वेटर के बारे में। ठीक है, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसे बोलते हैं, आगे बताने वाला हूं। ठीक है, वहीं दूसरा जो होगा आपका कर्क रेखा होगी। कर्क रेखा ये क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या? उत्तरी अक्षांश। और तीसरा जो आप पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत, लैटिट्यूड लाइंस के अंतर्गत, तीसरा होगा मकर रेखा। क्या होगा? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न। क्या होगा? कैप्रिकॉर्न, जिसे आमतौर पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी अक्षांश। तो याद रखिए ये तीनों चीजों का आपको अध्ययन करना है। कौन कौन सा? पहला भूमध्य रेखा, ये भी क्या है? अक्षांश रेखा ही है। कर्क रेखा अक्षांश रेखा ही है। मकर रेखा अक्षांश रेखा ही है। ठीक है, अब देखिएगा बहुत शानदार तरीके से। ये रहा आपका ग्लोब। क्या रहा? ग्लोब, पृथ्वी। ठीक है, ये ग्लोब है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है भूमध्य रेखा। क्या पढ़ेंगे? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा ये देखिए, ये रही आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, अक्षांश रेखा। इसके अन्य नाम देखिए। ठीक है, अब ये अक्षांश रेखा है ना, क्योंकि लैटिट्यूड क्षैतिज रेखाएं हैं। ठीक है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं? आगे और भी ज्यादा विस्तृत होगा। विषुवत रेखा कहते हैं, इसे इक्वेटर भी कहते हैं। क्लियर है? ये अभी बात हो रही है केवल 0 डिग्री अक्षांश की, इसके बाद आगे बात होगी। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। विषुवत वृत्त, सर्कल। ठीक है, विषुवत वृत्त भी कहते हैं, इक्वेटोरियल सर्कल भी कहते हैं, और वृहत वृत्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। वृहत वृत्त। ठीक है, अब आप देखिए, अभी आप एक फेस देख पा रहे हैं। ये वृहत वृत्त अर्थात बड़ा सर्कल, ग्रेट सर्कल का निर्माण करता है, या कहें लार्ज सर्कल का निर्माण करता है, लार्ज सर्कल बनाता है। कौन? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, अभी आप जो देख पा रहे हैं ये एक फेस है। सपोज दैट ये रही अर्थ, ये पृथ्वी है, ये गोलाकार पृथ्वी है। आप जो अक्षांश ये देख पा रहे हैं 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये केवल इतना पोर्शन देख रहे हैं आप। आपके सामने केवल इतना भाग है, जबकि इधर का भाग, राइट एंड लेफ्ट एंड बैक साइड का भाग आपको नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखा जो आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक, ये पूरा एक सर्कल का निर्माण करती है। क्या करती है? एक सर्कल का निर्माण करती है, लेकिन आप केवल उसका इतना फेस ही देख पा रहे हैं। इसलिए ये सबसे बड़े सर्कल का निर्माण करती है पूरे ग्लोब में, इसलिए इसे बृहत वृत्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृहत वृत्त भी कहा जाता है, अर्थात लार्ज सर्कल भी कहा जाता है, विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। विषुवत वृत्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइन विषुवत लाइन कहलाती है। ठीक है, विषुवत लाइन इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है, ये याद रखिएगा। चलिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा मित्रों पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दी। देखिए, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में इसने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, ये पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है यहां तक? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने विभाजन कर दिया। क्लियर है यहां तक? चलिए, ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री समानांतर रेखा है, 0 डिग्री क्षैतिज रेखा है। मतलब जितना मैंने अक्षांश रेखाओं के नाम आपको बताए हैं सब कुछ, बस उसके आगे क्या लगा देना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री समानांतर रेखा, 0 डिग्री क्षैतिज रेखा। अब ये क्यों है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है। ठीक है, भूमध्य रेखा कहते ही हैं, विषुवत रेखा कहते ही हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें। वृहत वृत्त बनाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया। चलिए, नॉर्थ और साउथ 2 हेमिस्फीयर में पृथ्वी को इसने बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इक्वल पार्ट्स में, बराबर भागों में। ठीक है मित्रों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये बृहत वृत्त होता है। पूरे पृथ्वी में, या कहें पूरे गोलार्ध में, हेमिस्फीयर में जो 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, अक्षांश रेखा है, ये सबसे बड़ा वृत्त माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा वृत्त है। इसका डायमीटर भी आप देखिए तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत बड़े सर्कल का निर्माण करेगी, बहुत बड़े वृत्त का निर्माण करेगी, इसलिए इसे वृहत वृत्त की संज्ञा दी जाती है। बाकी इसके बाद जितनी भी अक्षांश रेखाएं आएंगी, जितनी भी अक्षांश रेखाएं आएंगी, ये सभी क्या होंगी? स्मॉल
सर्कल अर्थात लघुवृत्त होंगी, क्योंकि इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है अब ये लंबाई घटती जाएगी, तो जितने भी सर्कल बनेंगे वो छोटे छोटे बनते जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा? 0 डिग्री वाला। क्लियर है? इसलिए ये सबसे बड़ा सर्कल होता है, सबसे बड़ा बृहत वृत्त होता है। बृहत वृत्त कौन होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। बाकी जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो चाहे फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर की हो, नदर्न हेमिस्फीयर की हो या सदर्न हेमिस्फीयर की, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, किसी की भी हो, इससे सभी छोटे वृत्त होंगे। क्लियर है? चलिए, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के एक बीचों बीच से गुजरती है और ये भी काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन। जितनी भी लाइन आप ये सब पढ़ेंगे ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, कोई भी वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, कोई भी रियल लाइंस नहीं हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। आइए, अब बात होती है, थोड़ा सा देखिए अक्षांश रेखाएं कैसे बढ़ती हैं। एक अक्षांश मैंने बोला ये 1 डिग्री हो गई, फिर मान लीजिए 2 डिग्री हो गई, ठीक है। ऐसे करते करते 2 3 4 5 6 10 डिग्री, 20 30 40 50 60 70 80 89 मान लीजिए ये रही, 89 ये रही, ठीक है। 89 डिग्री ये अक्षांश रेखा हो गई, 89 डिग्री लैटिट्यूड लाइन हो गई। इसके बाद क्या होगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री फिर लाइन नहीं रह जाती है, ये केवल एक बिंदु हो जाती है, ये अक्षांश रेखा ही कहलाएगी। और ये जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ये हमेशा याद रखिए, अब ये लाइन नहीं रह गई, ये केवल बिंदु हो गई और ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा कही जाएगी। क्या कही जाएगी? 90 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, जिसे आमतौर पर आप नॉर्थ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार ऐसे उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा चलता जाएगा और यहां पर अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में हो जाएगी, जिसे 90 डिग्री क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश, जिसे सामान्य रूप से कभी कभी आप दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं, सदर्न साउथ पोल भी कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। ये लीजिए, ठीक है। तो पृथ्वी जो अक्षांश रेखा होती है ये ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक बिंदु एक लाइन होता है, प्रत्येक बिंदु एक लाइन होता है, क्योंकि लाइन यदि आपको खींचना है, यदि आपको लाइन खींचना तो एक बिंदु पहले होगा, उसके बाद ही लाइन बनेगी। तो सबसे पहले बिंदु होता है, तो बिंदु भी एक लाइन होती है। तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अक्षांश रेखा जो बिंदु आपको दिख रही है, जो पॉइंट के रूप में दिख रहा है, वो पॉइंट ना होकर वो अक्षांश रेखा ही है, बस आपको दिखने में वो पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है 90 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। आमतौर पर इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। यहां पर दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो याद रखिए 0 1 2 3 4 89 तक, फिर 90 ऊपर जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। उसी प्रकार सिमिलरली दक्षिणी गोलार्ध में भी यही चीज होता है। अक्षांशों की जो अधिकतम सीमा होती है या कहें द एंड ऑफ लाइन, ये एंड ऑफ लाइन ही तो है, रेखाओं का समापन ही तो है वहां पास, उसके आगे रेखाएं है ही नहीं, ठीक है। तो एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ द लाइन कहें या कहें कि अक्षांश रेखाओं की जो अधिकतम सीमा है वो क्या है? ध्रुव है। दूसरे शब्दों में और कह सकते हैं कि अक्षांशों की अधिकतम सीमा पर कौन उपस्थित है? प्रश्न पूछा गया है कि अक्षांश रेखाओं की अधिकतम सीमा पर कौन होते हैं? ध्रुव होते हैं। आप देखिए अक्षांश रेखा है और उनकी अधिकतम सीमा ये है, अधिकतम सीमा ये है, ठीक है। आप उत्तर की ओर जाएं तो ये है और दक्षिण की ओर आएंगे तो ये है, तो ये दोनों क्या है? पोल हैं, ध्रुव है। तो अक्षांश रेखाओं की अधिकतम सीमा पर कौन उपस्थित है? कौन बैठा है? पोल, ध्रुव। वो ध्रुव कौन से हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब बात करता हूं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में, अर्थात यहां पर जितनी भी रेखाएं होंगी, जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी, मान लीजिए ये 0 से लेके 90 तक, 1 से लेके 90 तक, 0 डिग्री के उत्तर में, नॉर्थ में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड लाइंस हैं, अर्थात 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ये सभी कहलाएंगी उत्तरी अक्षांश। क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश।
जबकि 0 डिग्री के, ये रहा 0 डिग्री, यहां से साउथ में, दक्षिण में ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी 1 से लेके यहां भी 90 तक, ठीक है, 1 से लेके 90 ऊपर, 1 से लेके 90 दक्षिण में, दोनों तरफ होगा। तो ये भी अब ये क्या कहलाएंगी? दक्षिणी अक्षांश। क्या कहलाएंगी? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अपन अक्षांश बस नहीं बोलते हैं, है तो सभी अक्षांश रेखाएं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध कैसे हुआ? इक्वेटर के कारण। इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला साउथ, क्या, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। इतना क्लियर हुआ? अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये रही आपकी अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, या कहें इक्वेटर कहते हैं, या कहें विषुवत रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि एक सबसे बड़ा वृहत वृत्त का निर्माण करती है, या वृहत वृत्त है ना, लार्ज सर्कल है, तो इसके खास बात यह है कि हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कैसे उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश का नाम, ये जो शब्द है क्यों प्रयोग में लाए? ठीक है, हालांकि ठीक है कि उत्तरी गोलार्ध में जो लाइन होंगी, जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी 1 से लेके 90 तक, 1 डिग्री टू 90 डिग्री तक, 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं सभी उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी। सेम ईयर दक्षिण में होने के कारण, दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण, सदर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण दक्षिणी अक्षांश की रेखाएं कहलाएंगी, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। क्लियर है? लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर हम उत्तरी और दक्षिणी ना लगाएं, उत्तरी या दक्षिणी ना लगाएं, केवल अक्षांश बोले तो क्या अंतर आएगा? अंतर देखिए, ये रहा आपका 20 डिग्री अक्षांश रेखा, 20 डिग्री अक्षांश रेखा, 20 डिग्री अक्षांश रेखा आपको उत्तर को मैंने दिखाया, और 20 डिग्री साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में, अर्थात सदर्न हेमिस्फीयर में आपको दिखाया। क्लियर है? अब बात ये उठती है, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर हम उत्तरी और दक्षिणी ना लगाएं, केवल अक्षांश बोले तो क्या अंतर आएगा? देखिए, 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर, 20 डिग्री लैटिट्यूड लाइन पर, इंडिया में महाराष्ट्र राज्य में एक क्षेत्र है, कौन सा? चंद्रपुर ये स्थान जो है ना, ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, 20 डिग्री लैटिट्यूड लाइन पर स्थित है। वहीं इधर देखिए ब्राजील में, ब्राजील कहां पड़ता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आप बताएंगे। तो ब्राजील में एक स्थान है बेलो होरिजेंटो, ये भी 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर ये भी है, और 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर आपका चंद्रपुर भी है। क्या है? चंद्रपुर भी है। अब कंफ्यूजन ये होती है कि दोनों जो है क्षेत्र ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर हैं, ठीक है, तो इससे आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि ये उत्तरी गोलार्ध पर है कि दक्षिणी गोलार्ध पर। मैं अगर बोल दूं चंद्रपुर 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, तो आप क्या मानेंगे? कंफ्यूज होंगे कि ये उत्तर में है कि दक्षिण में है, नॉर्थ में कि साउथ में। इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए बताया जाता है कि अब दरअसल चंद्रपुर जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर साइड है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? उत्तरी अक्षांश। 20 डिग्री 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में चंद्रपुर है, और यहां पर क्या होगा? बेलो होरिजेंटो जो है ये ब्राजील में पड़ता है, और ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, इसलिए इसे, और ये साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कि बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, और चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। इसलिए हम उत्तरी और दक्षिणी लगाते हैं आमतौर पर, वरना कंफ्यूजन रह जाएगा कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा शहर, कौन सा देश, कंट्री किस हेमिस्फीयर में है, किस गोलार्ध में है। ठीक है, लाइन तो ऊपर भी 20 मिलेगा, नीचे भी 20 मिलेगा। 30 डिग्री अक्षांश रेखा ऊपर भी है, नॉर्थ साइड में भी है, नदर्न हेमिस्फीयर में भी है, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी इस तरह में, इसलिए हम उत्तरी और दक्षिण लगाकर इसको क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ ये उत्तरी गोलार्ध में है और ये दक्षिणी गोलार्ध में है। क्लियर है? परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा वीडियो की लेंथ बड़ी हो सकती है, लेकिन यदि आपको जानकारी, मैं अक्षांश देशांतर कुछ भी हो ना,
गहराई से दूंगा। और यदि जानकारी मिल रही है तो लीजिए, टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल ना देखें। क्लास में आप बैठते हैं तो 1-1 घंटे लगातार लेक्चर लेते हैं, तो यहां भी लेने का प्रयास करें, और जानकारी यदि मिल रही है तो बिल्कुल अवश्य लेना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब मित्रों अक्षांश रेखाओं की कर्क रेखा की बात करता हूं। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा की मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल क्लास होगी कर्क रेखा और मकर रेखा की। ठीक है, और भूमध्य रेखा के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आज तो केवल हम भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं, और कर्क रेखा और मकर रेखा नेक्स्ट पार्ट पर होगी, क्योंकि इनके बारे में मुझे विस्तार से बताना, मुझे थोड़ा 2 मिनट के वीडियो नहीं बना देना है। ठीक है, मुझे वीडियो से की लेंथ से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो कंटेंट से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? आइए अक्षांश रेखाओं की लंबाई की बात करता हूं। तो याद रखिए, हमेशा याद रखना है आपको कि विषुवत वृत्त से, ये आपका विषुवत वृत्त है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत वृत्त, अक्षांश रेखा या कहें भूमध्य रेखा या कहें इक्वेटर, या कहें कितनी बार लिखूं आई होप रट गया होगा। ठीक है, इक्वेटर या कहें विषुवत रेखा, आज सब आप सुन लीजिए, बारंबार सुनाऊंगा मैं। ठीक है, विषुवत वृत्त कह दीजिए, इक्वेटोरियल सर्कल बोल दीजिए, विषुवत वृत्त बोलिए, या वृहत बड़ा सर्कल बोले, या वृहत वृत्त बोले। ठीक है, ठीक है, लार्ज सर्कल हो गया, ये सभी एक ही नाम है। तो आप देखिए, हमेशा याद रखिए कि विषुवत वृत्त के ऊपर जाने पर अक्षांशों की लंबाई कम होती जाती है। बहुत शानदार तरीके से सुनना है इसे, आपको मन में मस्तिष्क में बैठा लीजिए। अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इनमें कोई भी नाम मैं बोलूं क्या समझेंगे आप? 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, इसके ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर, साउथ में जाने पर या नॉर्थ में जाने पर, दो टाइप हो गए। तीसरा टाइप, पोल की तरफ जाने पर, नॉर्थ पोल यहां पे 90 डिग्री, ठीक है, इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, इसे 90 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, या आप कह सकते हैं साउथ पोल। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। तो मैं कहूं कि भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से साउथ की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई में क्या प्रभाव पड़ता है? अक्षांशों के आकार में, शेप में क्या प्रभाव पड़ता है? जी हां, अक्षांशों की लंबाई घटती जाती है, अक्षांशों की लंबाई में कमी आती है। आप देखिए यहां पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा लंबी दिखेगी, उसके बाद अब जब नीचे आएंगे तो अक्षांशों की लंबाई कम होती जाएगी। देखिए फिर अंतिम में ये एक बिंदु हो जाती है, इतनी कम हो जाती है लंबाई अक्षांश की कि एक बिंदु के रूप में हो जाता है, जिसे आप 90 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये नॉर्थ पोल होता, सॉरी पोल होते हैं, क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। कहने का मतलब ये है, तो सबसे सर्वाधिक लंबाई किसकी होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा की, भूमध्य रेखा की, जितने भी नाम है सभी की। ठीक है, तो सर्वाधिक लंबाई इनकी होती है, और सबसे कम लंबाई किसकी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे कम लंबाई वाला अक्षांश, सबसे कम लंबाई वाला अक्षांश होता है आपके क्या? 90 डिग्री अक्षांश रेखा, 90 डिग्री अक्षांश रेखा। ऑप्शन में यही आएगा, कभी कभी ऑप्शन में ये देता है कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा में क्या, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ए एंड बी बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना होगा ए एंड बी बोथ। क्यों? क्योंकि मैंने अक्षांश रेखा बोला है, यहीं पे मैं उत्तरी भी लिख दूं और यहीं पे मैं दक्षिणी भी लिख दूं तो बात एक ही है, क्योंकि दोनों बिंदु हैं और दोनों की लंबाई बहुत छोटी है। चाहे मैं साउथ पोल की बात करूं चाहे नॉर्थ पोल की बात करूं, इनकी लंबाई सबसे कम है। ठीक है, तो इसलिए 90 डिग्री अक्षांश रेखा, या कहें दोनों पोलों की लंबाई सबसे कम होती है, या कहें पोल की लंबाई, या कहें ध्रुवों की लंबाई, या कहें 90 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे कम होती है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई सर्वाधिक होती है अक्षांश रेखाओं में। क्लियर है? ये लंबाई की बात हो गई, या अक्षांशों के आकार की बात हो गई। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था एक एग्जाम में कि पोल से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, पोल से, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर या इक्वेटर की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिए, पोल से जब आप ध्रुव से इक्वेटर की तरफ आएंगे, यहां आएंगे ये लाइन में, ठीक है, तो क्या होता है
ठीक है, जब आप पोल से मित्रों ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे, इक्वेटर की ओर आएंगे, तो देखिए लंबाई में वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? लंबाई में वृद्धि हो रही है, उल्टा आ रहे हैं आप। देखिए पहले छोटी, पहले बिंदु, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर इसके बाद सबसे बड़ा आ गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसलिए लंबाई में क्या होता है? वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ती है, उसकी लेंथ जो होती है इंक्रीज होती है, बढ़ती है पोल से इक्वेटर की ओर आने पर। और इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर क्या होता है? लंबाई में कमी होती है। आप देख रहे होंगे पहले छोटा 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 पॉइंट और इधर से पॉइंट बड़ा बड़ा बड़ा। ये क्लियर हुआ? समझाने का मतलब ये है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता। अरे ये नाम मैं फिर नहीं लिखूंगा, आप आई होप नोट्स में लिख चुके होंगे या लिख लेंगे बाद में। पहले वीडियो को पूरा देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आप कुछ आगे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मित्रों अब मैं अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करूंगा, ठीक है। मान लीजिए ये 2 अक्षांश हैं। क्या है? 2 अक्षांश हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश, इसको 1 डिग्री अक्षांश। ऊपर भी 1 डिग्री होगा क्योंकि नॉर्थ, ये पूरा नॉर्थ फेज हो गया, ठीक है, और ये साउथ फेज हो गया, या कहें नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। मैंने इतना उठा लिया, इन तीनों लाइनों को उठा के यहां रख दिया। क्लियर है? तो अब याद रखिए इनके बीच का जो क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र होता है, इसे जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन या कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। आप सुनेंगे आगे जब मैं पढ़ाऊंगा जो ताप कटिबंधी ताप क्षेत्र है, तापक्रम के हिसाब से, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऐसा पढ़ेंगे। तो वो जोन होते हैं, कटिबंध होते हैं। और ये कटिबंध 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ही क्या है? क्या है? कटिबंध है। या कहें 2 अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, 2 अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र ही कटिबंध कहलाता है, जोन कहलाता है, ठीक है। अब वो बात चाहे साउथ दक्षिणी गोलार्ध की ओर लागू हो या फिर उत्तरी गोलार्ध में, वही चीज यहां यही नाम होगा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। ये आपकी विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है, ठीक है। तो 2 अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जोन, कटिबंध बोला जाता है, ठीक है। लेकिन किलोमीटर में लंबाई की बात की जाए तो याद रखिए 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर लंबाई होती है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 111 किलोमीटर, ठीक है। 111 किलोमीटर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। 111 किलोमीटर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। 2 अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को, जो रीजन होता है 2 अक्षांशों के बीच में, 2 लैटिट्यूड लाइंस के बीच में, वो क्षेत्र कहलाता है जोन, हिंदी में कटिबंध। क्लियर है? चलिए अब बात करूंगा कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। देखिए अक्षांश रेखाओं की मैं अब संख्या की बात करूंगा, थोड़ा सा इसे फिर से ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है। कुल अक्षांश की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या देखिएगा। हाँ, सबसे पहले आपको ये मैंने बढ़िया रेल की पटरियां बनाई हैं, इनको अब देखिए। ये आपकी विषुवत रेखा है, तो एक सिंगल लाइन अभी दिख रही है, सिंगल लाइन, ठीक है। आपको सिंगल लाइन दिख रही है तो एक रेखा हो गई, एक अक्षांश रेखा। तो स्वयं कौन है? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या कहीं भूमध्य रेखा, या कहीं इक्वेटर रेखा, या कहीं विषुवत रेखा, या कहीं विषुवत वृत्त ठीक है। इतने नाम है, रटना पड़ेगा आपको। हमको तो बोलते बोलते रट गया है, ठीक है। तो एक रेखा तो ये स्वयं हो गई। इसके बाद ये देखिए, मैं अब समझाऊंगा आपको। ये 0 डिग्री तो मैंने लिख दिया, एक रेखा तो एक अक्षांश रेखा ये स्वयं हो गई। कौन? भूमध्य रेखा। इसके बाद आप जब ऊपर की ओर जाएंगे, जाते जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 80, 85 डिग्री, इसके बाद 89 डिग्री, ये लीजिए 89 डिग्री, और लास्ट में एक और लाइन आ जाती है, लेकिन वो पॉइंट के रूप में होता है, बिंदु के रूप में, जिसे 90 डिग्री, फिर से मैं बता रहा हूं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है, जिसे आमतौर पर नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। तो आप देखिए 1 से लेके 90 तक, तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं ऊपर हो गई उत्तरी गोलार्ध में? 90। कितनी? 90 रेखाएं हो गई ऊपर। क्लियर है? वहीं अब साउथ में भी सेम वही होगा।
नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में यदि 90 रेखाएं हैं तो 90 रेखाएं इधर भी होंगी 1 डिग्री, ये तो 0 डिग्री है, फिर 1 2 3 4 85 89 और लास्ट में 90 डिग्री, तो यहां भी 90, तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई 181 डिग्री, 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्लियर है इतना? एनसीईआरटी में आपको 179 मिलेगा। क्या मिलेगा? 179। ठीक है, भ्रमित नहीं होइएगा। ठीक है, होती कितनी है 181, 90 ऊपर 90 दक्षिण में, सदर्न और नदर्न दोनों में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में 90 90 और एक स्वयं बैठा है कौन? भूमध्य रेखा। दोनों को मिलाकर तीनों को मिला दिया जाए तो 181। तो अक्षांशों की संख्या पूछी जाती है एग्जाम में, पूछा तो सब कुछ जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर। ये क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब थोड़ा सा बात करता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, गुरुत्वाकर्षण बल की, कि कहां ज्यादा होता। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, ढूंढ लीजिएगा, खोज करिएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं, कहां पर ज्यादा कहां पर कम होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहां होता है और सबसे कम कहां होता है। ठीक है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल आपको मिले, सबसे कम क्या? सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल, या कहें सबसे न्यूनतम। ठीक है, सबसे कम मिलेगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। कहां मिलेगा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। मैं हमेशा इक्वेटर या कर्क रेखा मकर रेखा कम बोलता हूं, मैं यही चीज बोलता हूं क्योंकि सभी को याद होता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। आप हमेशा पढ़ते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा पढ़ा करें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, पोल ही तो हैं, बिंदु के रूप में जो हो गए हैं ये अक्षांश रेखाएं, पोल में ध्रुव में बिंदु के रूप में हो गई। तो क्या होता है, इससे आप ऐसे बोलेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? पोल, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल। तो सबसे कम 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है। अब मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं दिया है, आपसे पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम कहां पर होता है। ऑप्शन में ये नहीं मिला, आपको मिलेगा भूमध्य रेखा, तो आप क्या लगाएंगे? भूमध्य रेखा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा नहीं है, आपके पास इक्वेटर लिखा मिल गया, जी हां वही है। आपको विषुवत रेखा मिल गई, जी हां यही है। क्लियर है? चलिए, सबसे सर्वाधिक जो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहां होता है? ध्रुवों पर। मैं नहीं लिखूंगा ध्रुव, मैं लिखूंगा पोल, मैं लिखूंगा 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर। मैं लिखूंगा 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर। मैं ये भी नहीं लिखूंगा कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर, ये भी नहीं लिखूंगा कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर। मैं केवल लिखूंगा 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर। अब प्रश्न बनाने वाला पूछ सकता है, स्पेसिफिक तौर पर ये पूछा जा सकता है पर्टिकुलर कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो सकता है ऑप्शन में, या फिर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा हो सकता है ऑप्शन में, या ए एंड बी बोथ, तो दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पोल कोई भी हो, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा हो, या फिर दोनों को मिलाकर मैं बोल दूं इन दोनों पॉइंट्स को 90 डिग्री अक्षांश रेखा, कोई भी हो, कोई भी ऑप्शन में हो, आंसर यही होना है 90 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहां होता है? ध्रुवों पर होता है, पोल्स पर होता है, या कहें 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर होता है। ठीक है, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो। सबसे कम कहां होता है? आपके इक्वेटर में होता है। क्लियर? यहां तक ये हो गई बात गुरुत्वाकर्षण बल की। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भूमध्य रेखा का पूरी तरह समापन हो जाएगा। कल के पार्ट में आप कर्क रेखा और मकर रेखा पढ़ेंगे। इस प्रकार अक्षांश रेखाओं का पूरा समापन हो जाएगा, फिर देशांतर पढ़ेंगे। तो अक्षांश रेखाओं में जो भूमध्य रेखा का पार्ट है थोड़ा सा और है कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं। तो भूमध्य रेखा पर 3 महाद्वीप है, या कहें भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर लाइन
तीन महाद्वीप से, तीन कॉन्टिनेंटल से गुजरती है, वो है एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इन तीन महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है। एशिया के लगभग 4 कंट्रियां इस भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, या कहें भूमध्य रेखा एशिया के 4 देशों से गुजरती है। वो कौन से हैं? इंडोनेशिया, मालदीव, सोवाटोम, किरिबाती, ये 4 कंट्रियां हैं। और स्पेसिफिक पूछे यदि, और इस पे अंदर जाकर पूछे कि इंडोनेशिया में कौन कौन से, तो सुमात्रा, बोर्नियो, सेलेवीज। ठीक है, ये इंडोनेशिया के क्षेत्र हैं। तो वैसे देश की बात की जाए, कंट्री की, तो एशिया के 4 देश, इंडोनेशिया, मालदीव, सोवाटोम, किरिबाती। ठीक है, और इंडोनेशिया के 3 क्षेत्र कौन कौन से? सुमात्रा, बोर्नियो, सेलेवीज, ये सभी भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, या कहें भूमध्य रेखा इनसे गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के जो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है उसके 6 देश, 6 कंट्रियां भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, या भूमध्य रेखा 6 देश से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप के 6 देश से। वो कौन कौन से हैं? सोमालिया, बीनिया, युगांडा, जायरे, गैबोन, कांगो। क्लियर है? भूमध्य रेखा इनसे गुजरती है। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा पर, या दूसरे शब्दों में कहें कि भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के 3 देश स्थित हैं। कौन से? ब्राजील, इक्वाडोर और कोलंबिया। ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया। किसी भी, कहीं भी आप रिसर्च कर लें, ऐसे एक साथ सब नहीं मिल सकता। वीडियो की लेंथ मैं फिर कह रहा हूं बहुत लंबी हो चुकी होगी, लेकिन क्या करें, मैं भूमध्य रेखा पूरी जानकारी एक ही जगह देना चाहता हूं। कोई भी किताब का सहारा आपको लेना नहीं पड़ेगा, किसी भी नोट्स को किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल्स पर भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। मेरा पूर्ण रूप से प्रयास यही रहेगा। फिर ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये बात हो गई। तो भूमध्य रेखा इन पर स्थित है। भूमध्य रेखा इन तीनों महाद्वीप से गुजरती है, इन देशों से गुजरती है, या ये महाद्वीप या ये कंट्रियां इस पर स्थित हैं। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है? ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार प्रतिच्छेद करती है, 2 बार काटती है? वो है अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी। कांगो नदी याद रखिए, यह अफ्रीका महाद्वीप की नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी का दूसरा नाम जायरे नदी भी है। क्या है? जायरे नदी। अन्य पुस्तकों में आपको कहीं कहीं आप जब ढूंढेंगे तो मिलेगा। तो याद रखिए, कांगो नदी इक्वेटर को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, भूमध्य रेखा को, विषुवत वृत्त को, विषुवत लाइन को, विषुवत रेखा को, या बृहद सर्किल को, इन सभी को एक ही नाम है। तो इनको कांगो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, जिसको आमतौर पर जायरे नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका अक्षांश रेखाओं का समापन। अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा आपने पढ़ ली। ठीक है, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में कर्क रेखा, मकर रेखा, उसके बाद आपको मैं ताप क्षेत्र पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो ट्रॉपिकल जोन है, सब ट्रॉपिकल जोन भी है, इनको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा देशांतर रेखाओं पर। ठीक है, हाँ, वीडियो की लेंथ बड़ी हो चुकी होगी, फिर से कहता हूं। आप ये बताइए कमेंट करके, क्या ये कम रहा? मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया? यदि आया है तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, शेयर करके अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। और यदि वाकई में ये कंटेंट सही लगता है, आपको सभी जानकारियां एक ही जगह मिल रही है, तो प्लीज मुझे आपसे पारितोषक के रूप में केवल यही 4 चीजें चाहिए: लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो आरंभ प्रचंड हुआ है। जो आगामी सब्जेक्ट होंगे, खैर यही अपने आप में एक महान सब्जेक्ट है, भारत का भूगोल। जिस देश में आप रहते हो उसके भूगोल का यदि आपको ज्ञान नहीं है तो क्या मतलब ऐसे देश में रहने का? यदि आप भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं, यदि आप भारत में रहते हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आपको उसका भूगोल पता होना चाहिए। और ये गर्व की बात है कि आपको भारत का भूगोल पता है। और यदि नहीं है तो पूर्ण प्रयास करिए पता करने का, और इसमें मैं आपको सहयोग अवश्य करूंगा और कर भी रहा हूं। ठीक है, तो बताइए, बिल्कुल कुछ कमी हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया कुछ कथन समझ में ना आया हो, ये गलत हो, उसको कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं सुधार करूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।